चैप्टर 1 फांसी का मैदान, एग्जीक्यूशन ग्राउंड्स। लुओ वायु चौक के बीचों बीच खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ में रखा नाइफ उठाया और अनुष्ठान के अनुसार विक्टिम के लिए प्रार्थना की। स्काई बैरियल सेरेमनी मूल रूप से मरे हुए इंसान के पुनर्जन्म की तैयारी होती है, लेकिन अब यह प्रैक्टिस जिंदा इंसानों के लिए की जा रही थी। चारों सरदार फैमिलीज की मांग थी कि इन रिबेल्स को एक ही वार में मौत न दी जाए। इंस्टेड उन्हें अपना फ्लेश और ब्लड धीरे धीरे कटते हुए देखना होगा, वो भी तब जब वो स्ट्यू पॉट में डाला जा रहा हो और फिर उसे भक्तों के साथ बांटा जाएगा। ये पनिशमेंट बेहद ब्रूटल थी, शारीरिक टॉर्चर के साथ साथ साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन भी। रिबेल्स ने हमेशा नारा दिया था, सरदारों को हटाओ, गुलामों को आजाद करो। लेकिन जब वो खुद मरने जा रहे थे तो उन्हीं गुलामों की भीड़ उनके खून के लिए चीख रही थी। व्हाट एन आयरनी! डेजी एक ऊंची कुर्सी पर बैठा अपनी कोल्ड नजरें चारों तरफ घुमा रहा था। उसने अपने मंक्स से कहा, अलर्ट रहो, रिबेल ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे। मंक ने सिर हिलाया, चिंता मत करो चिबा, अगर वो सामने आते हैं तो हम पहले से लगाए ट्रैप से उन्हें खत्म कर देंगे। डेजी ने संतोष से सिर हिलाया, मुझे डर है, वो आएंगे ही नहीं। इस समय स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म के सामने लुओ वायु ने पहले ही अपने हाथ में नाइफ उठा लिया था। एक रिबेल को खींच कर लाया गया। पहले उसके कपड़े उतारे गए, फिर उसे मंच पर कसकर बांध दिया गया। लुओ वायु ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, बस क्रोध और तिरस्कार था। लुओ वायु बोला, चलो तुम्हें रीबर्थ की ओर ले चलता हूं। और तभी उसने अपना लॉन्ग शार्प नाइफ रिबेल की चेस्ट पर घुमाने ही वाला था। बूम बूम बूम, एक साथ कई धमाके हुए। पूरा चौक हिल गया। जो लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे वो घबरा गए और पैनिक में जमीन पर गिर पड़े। एक्सप्लोजन्स इतने सडन थे कि क्लियरली ये पहले से प्लांटेड बॉम्ब्स थे। पूरा स्क्वायर अब केओस में डूब चुका था। डेजी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। कवर्ड एजेंट, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने फौरन ऑर्डर्स दिए, सराउंडिंग एरिया को लॉकडाउन करो। जो कोई भी करीब आए, शूट ऑन साइट। थाउजेंड्स ऑफ वर्शिपर्स, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड, अब इधर उधर भागने लगे। कुछ भीड़ में बहकर स्क्वायर की ओर बढ़ने लगे। डाड़ा डाड़ा संगजिया टेम्पल के मंक्स और प्राइवेट सोल्जर्स ने गनफायर शुरू कर दी। फर्स्ट फ्यू रोज के वर्शिपर्स वीट के कटे हुए ढेर की तरह गिरने लगे। और तभी उस भीड़ से दर्जनों लोग अचानक बाहर निकले, आर्म्ड और रेडी। ये रिबेल्स थे और उन्होंने फाइनली अपना हमला शुरू कर दिया। लुओ वायु, जो अभी स्काई बैरियल शुरू कर रहा था, उसने एक ग्लांस लिया, फिर अपना सिर झुका लिया। उसकी रिस्ट बिना किसी हेजिटेशन के चली और नाइफ सीधे रिबेल की चेस्ट में घुस गया। झांग यी ने देखा कि कैसे खून बहने लगा और रिबेल की चेस्ट पर एक सीधी लाल लाइन उभर आई। इस पूरी प्रक्रिया में आर्टरीज कट नहीं की जाती, इसलिए ब्लड की लाइन एक फाइन आर्ट जैसी दिखती है। रिबेल को कोई पेन महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी ठंड से नम हो चुकी थी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, जाओ जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हर किसी को पता था कि ये एक ट्रैप है, फिर भी वो बिना हेजिटेशन वहां पहुंचे। चुनझाओ धर्मा सभा उन सबके लिए सबसे पवित्र इवेंट था। अगर आज उन्होंने कॉवर्डाइज दिखाई और अपने लोगों को बचाने से डर गए तो पूरा साउथ वेस्ट रीजन का सपोर्ट खो देंगे। तो आज भले ही आउटकम हार हो, वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जब रिबेल्स अटैक कर रहे थे तब भी झंगी और बाकी सब ठंडे दिमाग से देख रहे थे। पाजी जैसेंग आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। झंगी बस तमाशा देख रहा था। उसने स्नो माउंटेन कॉन्डो से वादा किया था कि अगर टाइम सही नहीं हुआ तो वो इंटरफियर नहीं करेगा। इस वक्त संगजिया टेम्पल के मंक्स और यशिलंताई फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स ही रिबेल्स को रोक रहे थे।
रिबेल्स क्लियरली कमजोर थे। बाकी 3 फैमिलीज ने अभी तक कोई मूव नहीं किया था और रिबेल डिफेंस पहले ही थक चुका था। चारों ओर केओस था। दोनों साइड्स की लड़ाई पूरे स्क्वायर में गूंज रही थी। स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म के पास खड़े बाकी स्काई बैरियल मास्टर्स भी कंफ्यूज थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि अब क्या करें। लेकिन लुओडैन, वो तब भी कामली काम में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिबेल वॉरियर की बॉडी पर चेसबोर्ड बना रखा हो। धीरे धीरे उसने प्रेसाइज कट्स किए और फिर मांस का एक टुकड़ा उठाकर उबलते पानी के बड़े बर्तन में फेंक दिया। जो रिबेल्स फांसी पर टंगे हुए थे, उनके चेहरे पर दुख और रेज था। वो हर उस एलीट सरदार को घूर रहे थे जो इस क्रुएल्टी का गवाह बना हुआ था। लेकिन अब उनके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची थी। उन्हें 3 से 5 दिन तक भूखा रखा गया था। इवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल अगर एनर्जी रिप्लेनिश न करें तो मूवमेंट भी मुश्किल हो जाती है, लड़ाई तो दूर की बात है। और ऊपर से उनके शरीर पर कई किलोज की आयरन चेन्स बंधी हुई थी। स्क्वायर के बाहर रिबेल्स अभी भी फियर्स फाइट कर रहे थे। अब दूर से भेड़ियों की हाउल सुनाई दी और फिर एक के बाद एक ग्राउल्स की आवाजें गूंजने लगी। झंग यी ने देखा, दूर बर्फ के मैदान में भूरे भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता चला रहा था, बर्फ के बादल बनाते हुए। और सबसे आगे एक विशाल भेड़िए पर सवार थी झुमा। उसके हाथ में विप लहरा रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ हत्या की आग थी। अब उसे सामने आना ही पड़ेगा, वरना ये लोग अकेले प्रिजनर्स को नहीं बचा पाएंगे, झंग यी ने मन में सोचा। और तभी भेड़ियों के पीछे से एक हॉक जैसी चीख गूंजी। हराइजन से एक ब्लेजिंग गोल्डन लाइट निकली, जैसे एक दूसरा सूरज उदय हो गया हो। एक गोल्डन विंग्ड फिगर लाइटनिंग की स्पीड से स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म की ओर उड़ चला। उसने फेस पर मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी इंटेंस ऑरा ने पूरे बैटलफील्ड पर कमांड ले लिया। संगजिया टेम्पल के मंक्स और प्राइवेट सोल्जर्स की परफेक्ट फॉर्मेशन अचानक टूटने लगी। हॉकाई वाइन्स के आगे वो टिक ही नहीं सके। स्ट्रक्चर जो अभी तक एक अनब्रेकेबल वॉल था, वो अब ढहने लगा। रिबेल्स को आखिर ब्रेक थ्रू मिला और वे दहाड़ते हुए स्क्वायर की ओर भाग पड़े। चैप्टर 1322 लिंगची। संगजिया मंदिर के सामने का चौक बहुत बड़ा था और स्काई बैरियल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अभी भी झंगी और बाकी लोगों से काफी दूर था। रिबेल्स भले ही वहां तक पहुंच जाए, झंगी को डर नहीं लग रहा था। वो अब भी ऐसे खड़ा था जैसे कोई शो देखने आया हो, लेकिन उसकी नजरें हवा में उड़ते हुए गोल्डन विंग्ड एलियन पर टिकी थी। स्नो माउंटेन कॉन्डोर, झंग यी ने धीरे से कहा। कॉन्डोर के प्रकट होते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर सीरियसनेस आ गई। इस समय मंच पर बैठे झंग वायु आखिरकार खड़े हो गए। कुना, सभी ने एक कलेक्टिव गास्प सुना। झंग यी ने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां 2 इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स अपनी विल्स टकरा रहे थे। कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, लेकिन उनके प्रेजेंस से ऐसा प्रेशर बना कि कई लोग पेल हो गए। झंग यी ने एक्ट करते हुए हल्का पीछे कदम लिया और भीड़ की ओर देखकर उसने क्वाइटली देखा कि लैमिन ओझू के पास एक लगभग 1.9 मीटर लंबा आदमी खड़ा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और 2 इप्सिलॉन के आमने सामने खड़े होने के बावजूद उसके एक्सप्रेशन में डर नहीं, बल्कि उत्साह था। स्नो माउंटेन कॉन्डो ने अपने गोल्डन विंग्स फैला दिए और एक ही पल में सैकड़ों गोल्डन लाइट ब्लेड्स पूरे चौक पर छूट गए। संगजिया मंदिर के वरिष्ठ मंक्स और चारों प्रमुख फैमिलीज को कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। सब पर गोल्डन अटैक गिरा। रुकना, झंग यी ने कामली कहा। कॉन्डोर के उस फियर्स अटैक के सामने झंग वायु ने बस हाथ हिलाया और तुरंत अरबों गोल्डन ब्लेड्स एक इनविजिबल वॉल से टकरा गए और हवा में बिखर गए। जुएगो, अगर तुम चाहते हो कि और लॉग ना मरे तो मियर पीछे आओ, स्नो माउंटेन कॉन्डोर बोला और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। झंग वायु ने बिना हेजिटेशन के जंप किया। वो एक गोल्डन लाइट स्ट्रीक में बदल गए। हालांकि वो उड़ नहीं सकते,
लेकिन उन्होंने नीचे घुटनों के बल बैठे हुए श्रद्धालुओं की पीठ पर स्टेप बाय स्टेप चलकर कॉन्डोर का पीछा किया। उन्हें यह बैटल एक्सेप्ट करना ही था, वरना वो सबकी रक्षा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो चले गए, झंग यी के होठों पर एक हल्की खुशमिजाज मुस्कान आ गई। क्या ये मेरे लिए मौका नहीं बना रहे? झंग वायु अब यहां नहीं था, और अब चाहे झंग यी कुछ भी करे, संगजिया मंदिर में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी झंग यी ओपनली कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी 2 इप्सिलॉन म्यूटेंट्स आसपास छिपे हुए थे। झंग यी ने दूर से स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म की ओर देखा। अब वहां की फाइट तेज हो गई थी। रिबेल्स को खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने कितने एक्सप्लोसिव्स चौक के आसपास प्लांट कर दिए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी और केओस इतना फैल चुका था कि मंक्स और प्राइवेट सोल्जर्स कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। एक पल के लिए रिबेल्स ने स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म के पास ब्रेक थ्रू कर लिया। बाकी स्काई बैरियल मास्टर्स तो पैनिक में थे, लेकिन लुओ वायु अभी भी काम था। वो रिबेल की बॉडी को एक आर्टिस्ट की तरह मेथोडिकली स्लाइस कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके स्किल्ड नाइफ ने बॉडी को प्रेसाइज हिस्सों में काट दिया, और फिर उसने पास रखी प्लेट से एक मुट्ठी नमक उठाया, फिंगर से क्रश किया और कटे हुए हिस्सों पर छिड़क दिया। अब वो बॉडी बस एक स्केल्टन और ऑर्गन मास रह गई थी। बॉडी की आइज ने 2 बार फ्लटर किया। लुओ वायु ने शांत होकर सिर हिलाया और फिर चाकू से उसे फिनिश कर दिया। इसके बाद वो उठा, बड़े बॉलिंग पॉट के पास गया और उसमें कट किया हुआ मांस धीरे धीरे स्टर करने लगा। झंग यी ने वो पूरा दृश्य देखा और अपने दिल में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, ये शेफ कितना रूथलेस इंसान है। इस वक्त लाइंग वायु ने पीछे से झंग यी को छुआ। वो पूछ रही थी कि क्या अब एक्शन लेना है। झंग यी हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे विकृत होने लगी। अगले ही पल फांसी के तख्ते पर बंधे रिबेल्स की मोटी चेन्स एक साथ टूट गई। वे ऊंचाई से गिरकर जमीन पर गिरे और उठने के लिए स्ट्रगल करने लगे। हर कोई जिसने अपने साथियों को टुकड़े टुकड़े होते देखा था, उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि भयानक गुस्सा था, जैसे वो किसी को खाने वाले हों। हालांकि उनके शरीर कमजोर थे और उन्हें ड्रग किया गया था, इसलिए वे कोई सुपर पावर यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो सोल्जर से फाइट करने के लिए उठ खड़े हुए। कुछ रिबेल्स हाई रेजिस्टेंस म्यूटेंट्स थे, जिनकी एबिलिटीज खुद के शरीर को लगातार स्ट्रेंथन करने की थी, और ऐसे लोग ड्रग्स के प्रभाव से इतनी आसानी से दबते नहीं। स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म के पास मौजूद इन रिबेल्स ने चेन्स को वेपन्स बना लिया और बाहर से आ रहे साथियों के साथ मिलकर प्राइवेट सोल्जर्स और मंक्स से भिड़ गए। बूम बूम बूम, चौक के चारों ओर एक्सप्लोजन्स होने लगे। कैदियों के टूटते ही देजी का चेहरा काला पड़ गया। वो उठा और चिल्लाया, तुम लॉग क्या कर रहे हो? अपने लॉग भेजो हेल्प के लिए। पाजी जैसिंग ने नर्वस होकर कहा, बाबा, हमारे ज्यादातर लोग बाहर हैं। हमने तो बस प्रोटेक्शन के लिए कुछ गार्ड्स रखे हैं। अब कोई मैन पावर नहीं बची। उसके आसपास डजन से ज्यादा एलीट लोग थे, जिनकी पावर स्ट्रांग थी। झंग यी और उसके साथी भी वहां थे, इसलिए उसकी सुरक्षा का कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। लेकिन इस केओस में भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। स्नो माउंटेन कॉन्डोर सामने आ चुका था, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। लैमिन ओझू और शियजा ग्यात्सो ने भी सैम स्टांस लिया। उन्होंने भी सपोर्ट भेजने से मना कर दिया। बाहर हजारों सोल्जर्स थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अगर भीड़ पैनिक न करती तो अंदर की सिक्योरिटी सफिशिएंट होती। ऊपर से झूमा ने वुल्व्स को भेजकर उन्हें और बांध दिया था, जिससे उन्हें और सोल्जर्स रेजिस्ट करने के लिए भेजने पड़े। चारों सरदार फैमिलीज एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देख रहे थे, इसलिए कोई अपने एलीट गार्ड्स भेजने को तैयार नहीं था। इस वजह से रिबेल्स ने तेजी से स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म तक प्रोग्रेस कर ली। जब लुओ डैन ने देखा कि सेरेमनी अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसने हेजिटेशन छोड़ दी। अपने टूल्स पैक किए, कमर पर टांगे
और चुपचाप वहां से निकल गया। रिबेल्स ने उसे देखा और उनकी आंखों में तेज नफरत भर गई। लुओ डैन, जो चीफ स्काई बैरियल मास्टर था, ने काउंटलेस रिबेल्स को मारकर पकाया था। कई लीडर्स भी उसमें शामिल थे। लुओ डैन के बारे में सबसे कुख्यात बात यही थी, वो ह्यूमंस का मीट यूज करता था ताकि अपर क्लास को फैंसी खाना परोसा जा सके। ये आदत एलिट्स से शुरू होकर पूरे प्लेटो के अपर सोसाइटी में फैल चुकी थी। सीनियर्स को जो पसंद आता था वो जूनियर्स तक ट्रेंड बन जाता था। रिबेल्स की हिट लिस्ट में लुओ डैन का नाम 5th नंबर पर था, ठीक चारों फैमिलीज के पैट्रियार्क्स के बाद। अध्याय 1323, मानव बावर्ची। एक लंबा और पतला विद्रोही एक ORC टाइप क्षमता उपयोग करता था। रूपांतरण के बाद वो बर्फ सफेद प्राचीन वानर बन गया, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक थी और जिसकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। एक ही छलांग में वो कई 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता था, आसानी से गार्ड्स को पार कर सकता था और स्काई बैरियल प्लेटफॉर्म के सामने पहुंच सकता था। शांति से जा रहे उस राक्षस को देखकर मानव बावर्ची नामक घृणित व्यक्ति, प्राचीन वानर ने दोनों हाथों से तीखे क्लॉस निकाले, एक व्हर्लविंड की तरह ल्यूओर्डन की पीठ पर चढ़ा और एक पंजे से काट डाला। ल्यूओर्डन की शांत आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। उसने पहले ही अपने हाथ में एक तेज नाइफ निकाल लिया और जल्दी से घूमकर उसे काट डाला। उसने विशाल वानर के क्लॉस को चकमा दिया और तेजी से अपने शरीर को पकड़ लिया, मानो वो स्वयं को उसकी बाहों में फेंक रहा हो। एक ही झटके में वो वानर की बगल से होते हुए उसके पीछे चला गया। सफेद ब्लेड की रोशनी ने हवा में घना नेट बुन दिया, जिसने वानर के पूरे शरीर को ढक लिया। अगले ही क्षण उसका विशाल शरीर मांस के हजारों टुकड़ों में टूट गया, जो जमीन पर बिखर गए। जब कोई शेफ बैल को काटता है तो उसका नाइफ दैवीय शक्ति से चलता है। अपने जीवन काल में मैंने हजारों लोगों को काटा है। मैं अपनी आंखें बंद करके भी मानव शरीर की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं कि काटने के लिए सबसे आसान जगह कौन सी है। ल्यूओर्डन ने शांत स्वर में कहा, शेफ को कम मत आकिए। हम भी नाइफ से काम करते हैं, ये उसकी क्षमताओं में से एक है। पाओ डिंग का बैल काटने का तरीका, जो उसे प्रतिद्वंदी के शरीर के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढने और फिर उसे काटने की अनुमति देता है। प्राचीन वानर ने उसे बस एक मामूली शेफ समझा, जिसका उसे अपनी जान देकर भुगतान करना पड़ा। एक व्यक्ति को मारने के बाद ल्यूओर्डन ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, बल्कि चुपचाप पीछे हट गया। वो एक शेफ है। कुकिंग के अलावा उसे जानवरों या इंसानों को मारने में कोई रुचि नहीं है। यहां प्रतिरोध बल सिर्फ उसे भागते हुए देख सकते थे। हवा में बुलेट्स एक जाल की तरह तैर रही थी और कुछ लोग रॉकेट लॉन्चर्स भी लेकर आए थे, जिनमें अभी भी लो लेवल म्यूटेंट्स के खिलाफ काफी मारक क्षमता थी। रिबेल्स अपने पकड़े गए साथियों की ओर दौड़े और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वे सिर्फ 4 प्रमुख परिवारों और संगजिया टेम्पल के सैनिकों के बीच मची अराजकता का लाभ लेकर यहां तक पहुंच सके थे। अगर समय ज्यादा लग गया और दूसरी ओर तैयारियां पूरी हो गई तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। और अगर आप 20 से अधिक इंजर्ड और ड्रग्ड एलाइज को बचाना चाहते हैं, जो शायद ही हिल सकते हैं, तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। एक अस्त व्यस्त विद्रोही ने अपने साथियों से कहा, हमारी चिंता मत करो, बैम को यहां ले आओ, वो हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैम, प्रतिरोध की दूसरी सबसे प्रमुख कमांडर, वही कारण थी जिसकी वजह से ये लोग चुनझाओ धर्मा असेंबली पर हमला करने आए थे। हर कोई जानता था कि भावनाओं में बहने का ये समय नहीं है। अपना ध्यान रखना। उन्होंने अपने साथियों को वेपन्स थमाए और बैम को बचाने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जिन लोगों ने रियर गार्ड बनने का निर्णय लिया, उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। पोस्ट एपोकलिप्टिक इस दुनिया में मृत्यु अब पीड़ा नहीं, बल्कि एक तरह की फ्रीडम बन चुकी थी। कुछ ने दुश्मनों को अपने साथ घसीट लिया, तो कुछ ने आत्महत्या कर ली। स्काई बैरियल से ये मौत कहीं बेहतर थी। बैम की ओर से प्रतिरोध के कई शक्तिशाली एलियंस
उसकी सहायता में आ गए थे। लंबी चोटियों वाली एक लड़की उसके पास आई, अपनी आस्तीनें चढ़ाई और बर्फ जैसी सफेद बाहें उसके सामने फैला दी। बहन बैम, आओ। बैम ने उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट लिया। तुरंत ही ब्लड बहने लगा और बैम ने उसका खून पिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर लाइफ लौटने लगी। अध्याय 1323 मानव कुख। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। बैम ने चूसना बंद कर दिया। बस बहुत हो गया। लड़की ने अपनी बाहें ऊपर उठाना जारी रखा। चलो, तुम्हारी ताकत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं तुम्हें बचाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही हूं। नहीं, बस इतना ही काफी है। अगर तुम और चूसोगी तो मर जाओगी। जब बैम बोल रही थी, उसने ठंडी निगाह से चारों ओर देखा और अंत में सांगा टेम्पल त्रिपा यशेलंगताई देजी की ओर देखा, जो दूरी पर एक ऊंचे मंच पर खड़ा था और गुस्से से भरे चेहरे के साथ उनकी ओर देख रहा था। बैम ने लड़की की राय को नजरअंदाज कर दिया और उसका हाथ दूर धकेल दिया। जू एगुओ यहां नहीं है और संगजिया टेम्पल मुझे नहीं रोक सकता। बैम एक शक्तिशाली एलियन है जिसका पावर इंडेक्स 9800 है। पूरे हिम क्षेत्र गांव कियान में वो सबसे मजबूत लोगों में से एक है, जिसे टॉप 10 में स्थान दिया जा सकता है। अतीत में वो इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब 4 प्रमुख परिवारों और संगजिया टेम्पल के बीच आंतरिक कलह के बाद बड़ी संख्या में उनके टॉप लेवल म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं। संगजिया टेम्पल के चारों ओर देखने पर पता चला कि झंगी और लाइंग वायु के हाथों कई शक्तिशाली धर्मा प्रोटेक्टर्स मारे जा चुके थे और अब बहुत कम लोग बैम को रोक सकते थे। देजी का चेहरा गहरा और कठोर हो गया। यद्यपि उसे अपने अधीन कई धर्मा प्रोटेक्टर्स की मृत्यु से दुख हुआ, फिर भी उसने इसे उस समय गंभीरता से नहीं लिया। हिम प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। डेल्टा लेवल मास्टर्स को संसाधनों और दवाओं के माध्यम से फिर से ट्रेन किया जा सकता है। संगजिया टेम्पल में अंडरटेकर की प्रेजेंस के कारण उसे किसी भी चीज से डर नहीं है। हालांकि इससे वर्तमान की ह्यूमिलिएटिंग स्थिति भी पैदा हो गई है, लेकिन अन्य 3 परिवारों का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, जिससे देजी का चेहरा और भी उदास हो गया। जी सैंग, अपने आसपास के गेस्ट्स को एक्शन मिलाओ। देजी चिल्लाया वांग की पाजी जैसिंग की ओर। पाजी जैसिंग ने आह भरते हुए कहा, चिबा, ये वे लोग हैं जिन्हें मैंने अपनी सुरक्षा के लिए हायर किया है। अगर तुम उनसे कुछ करवाना चाहते हो तो इसकी कीमत अलग होगी। देजी की आंखें गुस्से से फैल गई। जब वे दोनों बहस कर रहे थे, तब बैम ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी बाहों से एक सफेद ठंड बहने लगी। उसी समय उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे तेज घूमने लगी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक ठंडी धारा बन गई। बर्फ और हिम के एलियंस को हिमयुग में विशेष एडवांटेज मिलता है, क्योंकि नेचर ही उनका ट्रू डोमेन है। बैम ने अपनी भुजाएं जमीन पर रखी और एक प्रचंड ब्लिजर्ड ने उसके और कई विद्रोहियों को केंद्र बनाकर पूरे एरिया को ढक लिया। बूम 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 बूम। जमीन से ठोस बर्फ के रेशे फूटकर बाहर निकले और विशाल आइस लोटस बन गए। वे सुंदर और चमकदार थे, लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण थे और 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट सोल्जर्स और मंक सोल्जर्स के शरीर को चीरते हुए निकल गए। ये आइस फ्लावर्स हर जगह से प्रकट हो रहे थे। जमीन से, खंभों से, यहां तक कि हवा से भी कॉन्डेंस हो रहे थे, जिससे कई दुश्मन मारे गए और घायल हो गए। इंटेंस कोल्ड करंट ने एक वायलेंट स्टॉर्म बना दिया, जिसने जमीन की बर्फ को हवा में उड़ा दिया और पूरे स्थान को अराजकता में बदल दिया। चलो दर, बैम ने अपने साथियों से कहा। वो सबका नेतृत्व करते हुए पीछे मुड़े बिना इवेंट साइट से भाग निकली। यहां तक कि अब भी तीनों प्रमुख परिवारों का उन्हें पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। पाजी परिवार देजी से अलग थलग था, इसलिए वे नेचुरली कोई कंट्रीब्यूशन देने को तैयार नहीं थे। जहां तक लैमिन और एक्सायाजडा परिवारों की बात है, वे इसलिए नाराज थे
क्योंकि पिछली बार उन्होंने पाजी परिवार पर हमला करने में देजी की मदद की थी। अंततः उन्होंने भारी योगदान दिया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अपने टैलेंटेड लोग भी खो दिए। अध्याय 1324 विजय। इस समय देजी गुस्से और चिंता से भर चुका था। ये बात सच है, किसी को लोगों की जरूरत तब महसूस होती है जब वो अकेला होता है, और अब उसके पास न तो ताकत थी और न ही पर्याप्त लोग कि वो भागती हुई बैम और बाकी लोगों का पीछा कर सके। उसे तुरंत अपने आसपास के प्राइवेट सोल्जर्स को ही मोबिलाइज करना पड़ा। परिधि में यशे लंगताई परिवार के हजारों प्राइवेट सोल्जर्स और संगजिया टेम्पल के हजारों मंक तैनात थे। ये फोर्स कमजोर नहीं थी। बैम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल वो वीकेंड हालत में है। अगर हम ह्यूमन वेव स्ट्रैटेजी अपनाएं तो उसे रोकने का एक मौका जरूर है। रिबेल्स के लिए बाहर निकलना आसान नहीं था। देजी ने एक डेथ ऑर्डर जारी किया, किसी भी कीमत पर किसी को भी यहां से भागने न दिया जाए। इसलिए सोल्जर्स ने आसपास मौजूद हजारों बिलीवर्स की परवाह किए बिना रिबेल्स पर फायर खोल दी, वो भी हैवी वेपन से। ये देखकर लाइंग वायु ने झंगी को टच किया और कम्युनिकेटर का इस्तेमाल कर एक मैसेज भेजा। मैं उन्हें एस्केप करने में हेल्प करना चाहता हूं। अगर बैम नहीं बचती तो अब तक की सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। झंग यी ने सिर हिलाया और फिर म्यू यान से कहा कि लाइंग वायु की मदद करे। म्यू यान के शैडो डोमेन में उनके ज्यादातर लोग पहले से छिपे हुए थे, इसलिए किसी और को पता नहीं चला कि वो कितने लोगों को साथ लाए हैं। सभी लोग एक जैसे कॉम्बैट सूट्स पहने हुए थे, इसलिए जब लाइंग वायु वहां से निकल गया किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। चुपचाप लाइंग वायु और म्यू यान ने कोऑर्डिनेशन किया और निकल पड़े। ठीक उसी समय जब सभी का ध्यान मैदान में फैली क्योस पर था। बैम के कारण पैदा हुआ बर्फीला तूफान अब थम गया था, लेकिन मैदान पर अभी भी अफरातफरी मची हुई थी। रिबेल फोर्सेस का ज्यादातर हिस्सा तो वही छूट गया। कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ अदर्स को साथ लेकर मौत में कूद गए। बैम को बचाने आए कई रिबेल यही मारे गए। चारों ओर डर और चीख पुकार फैली हुई थी। साउथ वेस्ट की ओर स्नोस्टॉर्म और गनफायर की आवाजें तेज हो रही थी। यशे लंगताई परिवार और संगजिया टेम्पल के एलीट एलियंस ने बैम को घेरने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। झूमा ने वुल्व्स के पैक का नेतृत्व करते हुए धावा बोला। जब उसने अपनी बहन बैम को देखा, जिसका चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखें अब भी हॉक जैसी तेज थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन बैम, क्या आप ठीक है? आखिरकार दोनों फिर से मिल गए, लेकिन अब यादें ताजा करने का समय नहीं था। बैम ने कहा, यहां से जल्दी निकलो, देर नहीं कर सकते। वो खुद भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ऑपरेशन इतना स्मूथ जाएगा, लेकिन जब उसने स्टैंड पर बैठे चारों महान फैमिलीज की कोल्ड रिस्पॉन्सेज देखी तो उसके मन में कुछ गहराई से चुभ गया। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। चुनझाओ धर्मा सभा के आते ही चारों पावरफुल फैमिलीज के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और भड़क गया। अगर पिछले 2 सालों में उन्होंने खुद एक दूसरे से लड़ कर इतनी ताकत नहीं गंवाई होती तो रिबेल्स को इतना ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिलता। कुछ समय पहले तीनों फैमिलीज ने पुर्जी परिवार को घेरने के लिए मैसिव अटैक किया था, जिससे सभी साइड्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ और खासकर उनके टॉप लेवल म्यूटेंट्स की संख्या बहुत घट गई। जितना ज्यादा ये आपस में भिड़ेंगे, हम साउथ वेस्ट रीजन को उतनी ही जल्दी स्वतंत्र कर पाएंगे। हुआ लाला। बैम के कानों में जंजीरों की आवाज गूंज उठी। धुंध और बर्फ के बीच से एक दुबला पतला मंक निकला, जिसके हाथ में एक काली चेन थी और जो रिबेल्स की तरफ घूर रहा था। दूसरी तरफ एक 6 मीटर टॉल एलियन, जिसकी आकृति जैकल, टाइगर और लेपर्ड की मिलीजुली लग रही थी, अपने फैंग्स दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था, किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। धीरे धीरे बर्फीली धुंध से कई और स्ट्रेंज फिगर्स बाहर निकलने लगे। उनकी ऑरा बहुत ज्यादा इंटेंस थी। वहां 6 ऐसे एलियंस मौजूद थे जिनकी स्ट्रेंथ 9000 पॉइंट से भी ऊपर थी।
हालांकि उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन सिर्फ 9500 स्ट्रेंथ पर था, लेकिन इस वीकेंड मोमेंट में वो बैम यान के लिए भी एक टफ अपोनेंट बन गया। इसके अलावा कैप्टन लेवल से नीचे के दर्जनों एलियंस भी वहां मौजूद थे। तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, आगे बढ़ो, बैम ने गहरी आवाज में चिल्लाया। उसे पता था कि निकलना इतना आसान नहीं होगा। संगजिया टेम्पल और यशे लंगताई परिवार की बैकिंग कोई मामूली बात नहीं थी। उसी समय उनके पास एक आवाज आई, मैं तुम्हें जाने में मदद करूंगा। बैम की आंखें संकुचित हो गई और उसने सतर्कता से बगल की ओर देखा, लेकिन झूमा बहुत खुश हुई जब उसने आवाज पहचानी। क्या आप यहां हैं, मिस यी? जब उसने देखा कि बैम और बाकी लोगों की चेन्स बिना किसी एफर्ट के टूट रही हैं, तो झूमा समझ गई कि ये झंगी और लाइंग वायु की तरफ से किया गया है। अपनी पूरी ताकत से स्नोस्टॉर्म क्रिएट करो और उनकी विजन ब्लॉक करो। मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। लाइंग वायु की वॉइस फिर सुनाई दी। बैम को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन झूमा ने तुरंत कहा, वो हमारे एलाय हैं, उन पे भरोसा करो। बैम ने अब कोई संकोच नहीं किया। उसने अपनी सारी पावर्स एक्टिवेट की। उसने अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां फैलाई, हवा में घुमाई और कसकर मुट्ठी बंद कर ली। उसके सामने की हवा मानो खिंचने लगी, स्वर्लिंग होने लगी और फिर एक तेज सीटी जैसी आवाज आने लगी। कड़ाके की ठंडी हवा ने ग्राउंड की बर्फ और आइस पार्टिकल्स को आसमान में उड़ा दिया। कुछ ही क्षणों में कई मील के दायरे में सफेद धुंध और बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। आसपास कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। उसी वक्त बैम के पैरों के पास एक गोल काली शैडो पोर्टल दिखाई दी। लाइम वायु अपने सिल्वर ग्रे आर्मोर में आधा बाहर निकला और बोला, यहां आओ। यह पहली बार नहीं था जब झुमा ने म्यू यान की एबिलिटीज देखी थी। वो तुरंत सभी को शैडो डोमेन में खींच ले गई। म्यू यान ने अपनी शैडो को कंट्रोल करते हुए जमीन के साथ साथ स्नोस्टॉर्म के बीच साउथ वेस्ट दिशा में स्प्रिंट कर दिया। ठंडी आंधियां थोड़ी देर और चलती रहीं। तब तक जितने भी एलियंस पेरिमीटर पर तैनात थे, वो सभी केवल इंतजार कर सकते थे। वे सब मानकर चल रहे थे कि जैसे ही तूफान रुकेगा, रिबेल्स वही कहीं आसपास मिल जाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्षेत्र को 3 कॉन्सेंट्रिक डिफेंसिव लेयर्स में बांटा था, चुपचाप भागना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन जब बर्फीली आंधियां थमी, हर कोई हक्का बक्का रह गया। डजन्स ऑफ रिबेल्स लिटरली वैनिश्ड राइट अंडर देयर नोज। तुम समझ सकते हो, म्यू यान की कॉम्बैट स्ट्रेंथ शायद एवरेज हो, लेकिन स्टेल्थ उसका अल्टीमेट वेपन है। शैडो एक 2 डिमेंशनल एंटिटी है। जब वो मूव करती है तो स्पेशल फ्लक्चुएशंस नहीं छोड़ती। यहां तक कि झंगी जैसे एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट को भी ये कई दिनों तक नोटिस नहीं हुआ कि म्यू यान उसके पास ही छिपी थी। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ो। इस तरफ चौक पर रायॉट लगभग खत्म हो चुका था। कई बॉडीज अभी भी पड़ी थी, लेकिन मंक्स ने जल्दी ही सब कुछ क्लियर करना शुरू कर दिया। देजी को जब पता चला कि बैम और बाकी लोग एस्केप कर चुके हैं, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ गई और उनमें लीथल इंटेंट भर आया। उसने टीथ ग्राइंड करते हुए बाकी तीनों फैमिली हेड्स को घूरा, लेकिन वो सब तो मजे ले रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ उसके चेहरे पर टिकी थी और मन ही मन वो ठहाके मार रहे थे। संगजिया टेम्पल ने इस ऑपरेशन की अगुवाई की थी और अब सबसे ज्यादा लॉस देजी को ही हुआ। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता? देजी ने गहरी सांस ली और अपने पास खड़े एज से कुछ विस्पर किया। कुछ ही पल बाद डजन्स ऑफ ब्लडीड कॉर्पसेस को आकाशीय दफन मंच पर घसीट कर लाया गया। एक लामा ने चिल्लाते हुए कहा, ये वही रक्षास है जिन्होंने तंत्र का विरोध किया था। सभी को मार दिया गया है। श्रद्धालुओं को दूर से देखकर यह नहीं पता चला कि बॉडीज असली रिबेल्स की थी या नहीं, लेकिन संगजिया मंक्स ने कह दिया, मतलब यही सत्य है। चाहे मन में शक हो, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। न ये बॉडीज उनकी थी, न रिबेल्स की, तो आम जनता बस तमाशा देखने आई थी। और जल्द ही चांस
और जयघोष की आवाजें आसमान में गूंज उठीं। अध्याय 1325। मैं भूखा हूं। चौक पर अव्यवस्था का माहौल था, लेकिन वास्तव में विद्रोही उन स्टैंड्स तक भी नहीं पहुंच पाए जहां हाई लेवल ऑफिसर्स बैठे थे। उन्हें पता था कि अगर असली लड़ाई छिड़ती तो वे तूसी और संगजिया टेम्पल के सामने टिक नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अंडरटेकर की अनुपस्थिति का फायदा उठाया, लोगों को रेस्क्यू किया और जल्दी निकल गए। झंग यी ने विद्रोहियों को जाते देखा और बस हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसका ध्यान अब अंडरटेकर और स्नो माउंटेन कॉन्डोर की फाइट पर अटका हुआ था। उस रात झंग यी ने अंडरटेकर की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। वो एक ही वक्त में 3 एप्सिलॉन लेवल अपोनेंट से लड़ सकता था, भले ही थोड़ा नुकसान हुआ हो। ये कोई लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ साफ थी, ब्लैक चैरियट लेवल से ऊपर, यानी 20,000 प्लस पॉइंट्स, जबकि स्नो माउंटेन कॉन्डोर की स्ट्रेंथ मैक्स 13,000 ही है। इतने बड़े गैप के साथ अगर झंग को मारने की मंशा होती तो कॉन्डोर का बच पाना नामुमकिन था। उसने छोड़ कैसे दिया? झंग यी के मन में सवाल उठा। जो व्यक्ति इतनी सधी हुई रेजिस्टेंस आर्मी चला सकता है, वो मूर्ख नहीं हो सकता। उसके पास एस्केप प्लान जरूर रहा होगा। कुछ समय बाद अंडरटेकर फिर से एक सुनहरी रोशनी की तरह वापस आया। उसके शरीर पर धूल तक नहीं थी, अब भी वैसा ही डिवाइन और मैजेस्टिक ऑरा था। इस समय देजी गुस्से से तिलमिला रहा था। जैसे ही उसने अंडरटेकर को देखा, वो दौड़ता हुआ आगे आया। मास्टर बैरियल, क्या आपने इस राक्षस ईगल को मार दिया? उसकी आंखों में क्रोध भरा था। इस बार चुनझाओ धर्म सभा डिसरप्ट हो चुकी थी, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। कुछ ही समय पहले पद्स फैमिली के खिलाफ हुई हार के बाद अब उसे अर्जेंटली कोई मनोबल बढ़ाने वाली जीत चाहिए थी। अगर अंडरटेकर ने स्नो माउंटेन कॉन्डोर को मार दिया होता तो बचे हुए विद्रोही नेग्लिजिबल होते। अंडरटेकर ने बस अमिथबा का उच्चारण किया। बदला लेना कब खत्म होगा? हत्या से समस्या सुलझती नहीं, बल्कि और बड़ी होती है। त्रिपा, हत्या का विचार मैट करो। ये सुनते ही सभी लोगों को समझ आ गया, स्नो माउंटेन कॉन्डोर मारा नहीं गया। झंग यी की आंखों में एक अलग सी चमक आई। क्या ये अंडरटेकर सच में इतना दयालु है कि उसने मुझे नहीं मारा? वो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई इतनी पावर रखने वाला एडवर्सरी ऐसे क्यों छोड़ देगा। देजी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्ला ही दिया, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए अस रिबेल को मारना मुश्किल नहीं था। तुमने यूं जिंदा छोड़ दिया, अब उसकी वजह से और कितने लोग मरेंगे? अंडरटेकर बस हल्के से मुस्कुराया। बुद्ध प्रेम से बदलने का ज्ञान सिखाते हैं। बुरा भी हो, अगर कसाई अपना चाकू नीचे रख दे तो ट्यूरेंट बुद्धा बांध सकता है। मेरा संकल्प सबको शस्त्रा रखना सिखाना है। देजी ने गुस्से में आकर आस्तीनें चढ़ा ली। अंडरटेकर ने 8 साल की उम्र से बौद्ध धर्म की साधना शुरू की थी और पिछले 10 सालों से एंशिएंट बुद्धा और ग्रीन लैम्प के साथ सेक्लूडेड प्रैक्टिस में था। इससे उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका था और वो शायद सबसे ईमानदार मंक बन गया था। लेकिन ऐसा व्यक्ति शायद ही किसी का हथियार बन सकता था। देजी ने गुस्सा पी लिया और कहा, छोड़ो, पहले चुनझाओ धर्म सभा फिनिश करते हैं। बहुत लोग देख रहे हैं। किसी भी पब्लिक एम्बैरसमेंट से बचने के लिए देजी को खुद पर कंट्रोल रखना पड़ा। अंडरटेकर मंच पर लौटा और शांत बैठ गया। उसकी निगाहें दूर आसमान की ओर थी, मानो कोई अजेय चील अब भी ऊपर उड़ रही हो। अमिथबा, लूज हो, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मेरे प्रयासों को समझोगे। हत्या कभी शांति नहीं लाती। देजी ने फिर मंच पर जाकर संगजिया टेम्पल के त्रिपा के रूप में घोषणा की। दुश्मन स्नो माउंटेन डीमन ईगल को बैरियल लॉर्ड ने वश में कर लिया है, लेकिन जैसे प्राचीन काल में डेपेंग को वश किया गया था, वैसे ही मास्टर ने उसे सुधारने का मौका दिया है। श्रद्धालु ये सुनकर भाव विभोर हो उठे और जैसा हमेशा होता है, उन्होंने ब्लाइंड फेथ के साथ उसे सच मान लिया। आखिरकार विद्रोही आम नागरिकों को नहीं मारते थे,
वे केवल 4 सरदार परिवारों के दुश्मन थे, इसलिए भीतर ही भीतर लोग विद्रोहियों से इतनी नफरत नहीं करते थे। समारोह जारी रखो। देजी ने आकाश दफन करने वालों को बुलाया और लाल आंखों से कहा, इन दुष्ट विद्रोहियों की लाशों पर आकाश दफन समारोह करो। लुओ डैन ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने औजारों के साथ मंच की ओर बढ़ गया। जमीन लाशों से भरी पड़ी थी। विद्रोहियों, सरदारों के प्राइवेट सोल्जर्स और मंक्स के सैन्य बलों की लाशें। कुछ लोग बॉडीज को साफ करने आए, लेकिन लड़ाई इतनी इंटेंस थी और चौक के चारों ओर बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स दबे हुए थे कि पहचान करना मुश्किल था, और बॉडीज सही सलामत भी नहीं थी। इसलिए बिना ज्यादा परवाह किए सबको इकट्ठा कर लिया गया। लुओ डैन ने बाकी स्काई बैरियल मास्टर्स के साथ मिलकर शवों को मंच पर रखा। प्रार्थना के बाद उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया। ठंड बहुत अधिक थी और शव पहले ही ठंड में जम चुके थे। उन्हें काटने पर खून नहीं बहता था, बस जमे हुए फूले हुए मांस के टुकड़े थे। लुओ डैन ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे आकाश की ओर किया। बुद्ध के दूत, मृत आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चलो। लुओ डैन और अन्य ने ऊंची आवाज में मंत्र बोले। आसमान में कोई ईगल नहीं था, इसलिए उन्होंने रस्म निभाई और फिर मांस को उबलते बर्तन में डाल दिया। समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लुओ डैन कुशलता से स्टरिंग करते हुए खाना बना रहा था। जल्द ही पूरे चौक में एक तीव्र लुभावनी खुशबू फैल गई। झंग यी इस खुशबू से परिचित था। हर बार जब वो इसे सूंघता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके गले से अंदर घुसकर उस स्वाद को खींच रहा हो। झंग यी ने लुओ डैन को देखा। ये पहली बार था जब उसने उसे खाना बनाते देखा। जैसा कि उम्मीद थी, जब वो स्टरिंग कर रहा था तब एक हल्की बैंगनी लाइट बर्तन में समा रही थी। इसी वजह से उसका बनाया खाना इतना फ्लेवरफुल होता था। इसमें कोई विशेषता जरूर है, लेकिन जहर तो नहीं लग रहा। नहीं तो स्नो प्लेटों के टॉप लीडर्स उसे हमेशा खाना पकाने का जिम्मेदार नहीं बनाते। झंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लुओ डैन की एबिलिटीज में रुचि दिखने लगी। उसने पझी जैसेंग के कान में धीरे से कहा, पझी जिया, क्या मेरे लिए एक कटोरा सूप मंगवा सकते हो? पझी जैसिंग ने झंग यी की ओर देखा और फिर मुस्कुराया। मिस्टर जिया, आप भी इस टेम्पटेशन से नहीं बच पाए। सच कहूं तो शुरू में मुझे भी रेजिस्टेंस था, लेकिन एक बार जब आप पहला स्वाद ले लेंगे, उसकी आंखों में लालसा झलक उठी तो आप रुक नहीं पाएंगे। झंग यी बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वो सूप बस टेस्ट करने के लिए चाहता था, ताकि वो ये समझ सके कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना अडिक्टिव और मैजिकल बनाता है। पझी जैसे ने कहा, हम जैसे नोबल लोग लो ग्रेड चीजें नहीं खाते। हम केवल हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का स्वाद लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ अरेंज करवा सकता हूं। झंग यी ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना काफी है। पझी जैसे ने कोई ज्यादा जोर नहीं डाला और तुरंत एक सर्वेंट को सूप लाने भेजा। उसी समय फ्रेग्रेंस हवा के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। मीन पर बैठे सभी डेवोटीज की आंखें फैल गई। उन्होंने अविश्वास के साथ गर्दन उठाई और उस बर्तन की ओर देखा जहां से वो सुगंध आ रही थी। ये कैसी खुशबू है? जीवन में कभी इतनी अच्छी स्मेल नहीं आई। क्या ये राक्षसों का मांस है? मुझे तो लगा था ईविल से बदबू आती है, लेकिन ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। मुझे भूख लग रही है। अध्याय 1326, विद्रोही शिविर की ओर जाना। लुओ वायु के कुकिंग ने सभी को अपना दीवाना बना दिया और उन विश्वासियों की आंखों में धीरे धीरे एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देने लगी, मानो उनका पूरा शरीर और मन उस शोरबे के बर्तन में डूब गया हो। यांग जिंगसिन झंग यी के बाएं ओर खड़ी थी और जब उसने ये दृश्य देखा तो वो धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या हुआ? झंग यी ने उत्सुकता से पूछा। यांग जिंगसिन ने कहा, मैंने इतिहास पढ़ा है और ये दृश्य मुझे मिंग राजवंश के उत्तरार्ध में युअन चोंगुया की याद दिलाता है। शुरुआत में सीमा की रक्षा करने के बावजूद सम्राट चोंगजे ने उसे लिंगची सजा से मरवा दिया था।
जब उसकी मृत्यु हुई तो आसपास के लोगों ने खुशी मनाई और जश्न भी मनाया। मैं सोच रही थी, सारा इतिहास आधुनिक इतिहास है। इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह कितना भयावह था। झंग यी ने गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं कहा। अराजकता के समय में मानव जीवन सस्ता हो जाता है। यह सदा से होता आया है। जब लुओ वायु ने सभी विद्रोहियों को स्काई बैरियल की प्रक्रिया से गुजारा, तो वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में से हर एक को एक कटोरा मीट सूप दिया गया। उन्होंने अपने हाथों में उस शोरबे को श्रद्धा से देखा और लालच के साथ बड़े घूंटों में पी गए। जब वो गर्म धार उनके गले से नीचे गई, उसकी गर्मी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके हृदय में संगजिया टेम्पल के मंक्स, अंडरटेकर और चारों सरदार परिवारों के लिए गहरी कृतज्ञता भर आई। उनके विश्वास और समर्पण की भावना और भी प्रबल हो गई। इसलिए सूप पीने के बाद उन्होंने टेम्पल की दिशा में भूमि पर लेटकर पूर्ण दंडवत प्रणाम किया। केवल झंग यी और कुछ अन्य लोग ही चुपचाप इस भीड़ से अलग हो गए। ये अरोमा दूसरों को डिवाइन लग सकता था, लेकिन उनके लिए ये उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मांस सूप वितरण समाप्त होने के बाद झंग यी को लाइम वायु से एक मैसेज मिला। वे अपने लोगों को निकाल चुके थे। झंग यी ने चारों ओर देखा और कहा, मेरे अगले सिग्नल का इंतजार करना। जब समारोह समाप्त हुआ तो देजी ने तीनों प्रमुख परिवारों के नेताओं को बुलाया। ऐसा प्रतीत होता था कि वे दिन के आगे की योजनाओं पर चर्चा करने जा रहे थे। झंग यी ने पाजी जैसेंग से कहा, हमने जितना देखना था देख लिया। अब हम डेविल किंगडम के द्वार खुलने का इंतजार करेंगे। मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए हम वापसी करेंगे। चुनझाओ धर्मा असेंबली 3 दिनों तक चलती है और इसकी प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल होती है। पाजी जैसेंग को तांत्रिक बुद्धिस्ट धर्म में उपाधियां प्राप्त है, इसलिए वे इसमें भाग नहीं ले सकते। उन्होंने कहा, बिल्कुल, आप आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। झंग यी ने सहमति में सिर हिलाया और अपने दल को संगजिया टेम्पल से दूर ले गया। उसने देर नहीं की। कुछ दूरी तय करने के बाद झंग यी ने सीधे स्पेशल गेट खोला और बाकी लोगों को वापस पज घर भेज दिया। थोड़ी देर यही रुकना, मैं जल्दी लौटूंगा। ये कहकर झंग यी ने डायमेंशनल डोर खोला और लाइंग वायु द्वारा भेजे गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ गया। इस समय लाइंग वायु और म्यू यान विद्रोहियों के एक हिडन कैंप में थे। यहां उन्होंने उन दुखद परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखा जिनमें रिबेल्स जीवन यापन करते थे। सरदार परिवार के सर्फ कैंप्स की तुलना में यहां की हालत थोड़ी भी बेहतर नहीं थी। हर किसी को सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, लेकिन फर्क यह है कि यहां लोग इंसानों जैसा व्यवहार पाते हैं। कोई उन्हें विप से नहीं मारता। अगर कोई घायल हो जाए तो उन्हें कैटल की तरह मारने की बजाय इलाज दिया जाता है। जैसे ही बैम वापस आई, सभी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। विद्रोहियों ने बैम को घेर लिया और उनकी आंखों में सच्ची श्रद्धा और प्रशंसा दिखाई दी। रेजिस्टेंस में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में बैम यहां के अधिकांश लोगों के लिए उद्धारकर्ता की तरह है। चूंकि स्नो माउंटेन कॉन्डोर एक इप्सिलॉन है, उसकी हर हलचल अंडरटेकर को अलर्ट कर सकती है। इसलिए ज्यादातर डेली ऑपरेशंस बैम और उसकी टीम द्वारा ही संभाले जाते हैं। बहन बैम, मुझे बहुत खुशी है कि आप सही सलामत वापस आ गई। कई छोटी लड़कियां आंखों में आंसू लिए उसकी बाहों में दौड़ पड़ी और उसे गले लगाकर रोने लगी। बैम ने कोमलता से उनके सिर पर हाथ फेरा। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गहराई थी। मुझे बचाने के लिए मेरे कई साथी शहीद हो गए। उसके स्वर में दुख था। सभी की आंखें नम हो गई। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें से कई को रिबल फोर्स के एलीट थे। बैम ने सिर उठाया। उसकी आंखें तेज थी, न संदेह न पछतावा। लेकिन मैं उनके विश्वास को आगे बढ़ाऊंगी। मैं इन सरदारों के अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। शांति की रोशनी पूरे स्नोई प्लेटो में फैला दूंगी। एक अकेली जिंदा बैम
1000 विद्रोहियों से अधिक कीमती है। लोग इस बात को जाहिर नहीं करते, लेकिन सब जानते हैं, लोग बराबर नहीं होते। जिनके पास ताकत और नेतृत्व है, उनका मूल्य हमेशा अधिक होता है। बैम एक दिखावटी नायिका नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कहती कि मेरे लिए सबने जान दे दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। इसके बजाय वो जानती है कि उसका जिंदा रहना और ज्यादा मेहनत करना ही असली जवाब है। तभी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लाइंग वायु और जिंग डब्ल्यू ने इन फटे पुराने कपड़ों में सजे विद्रोहियों को देखा, जिनकी आंखों में फिर भी उम्मीद थी और उनके प्रति सम्मान की भावना जाग उठी। बैम जैसी शक्ति के साथ अगर वो चाहती तो साउथ वेस्ट रीजन में किसी भी मेजर पावर के साथ टाई अप कर सकती थी। लेकिन उसने आसान राह नहीं चुनी, उसने सही राह चुनी। भले ही सारा संसार मेरे विरुद्ध हो, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी। यही भावना श्रद्धा के योग्य होती है। लाइंग यूइकेन बैम के पास आई और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं जल्दी में थी, परिचय देना रह गया, मेरा नाम। लेकिन पीछे से म्यू यान ने उसके कपड़े खींचे। लाइंग वायु को झंग यी की बात याद आई। उसने वाक्य बदला, आप मुझे यी कह सकती है। बैम ने हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, मिस यी, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। लाइंग वायु ने म्यू यान से सलाह करके कुछ सामान उन्हें सौंपा, खाना, कपड़े, ईंधन, जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था। यहां बहुत नहीं था, लेकिन विद्रोहियों के लिए ये छोटी छोटी चीजें भी अमूल्य थी। कैंप के लोगों की आंखों में आभार और सम्मान झलक रहा था। अब बैम, डोल्मा, हमारे बिजनेस की बात करने का समय आ गया है। म्यू यान सामने आया और बोला। बैम ने सिर हिलाया। झूमा ने रास्ते में बताया था, तुमने वादा निभाया, अब हमारी बारी है। क्या अब झंग यी को बुलाना ठीक रहेगा? म्यू यान ने चारों ओर देखते हुए पूछा। बैम ने कहा, हां, अब हमें उन पर पूरा भरोसा है। विद्रोहियों के लिए सबसे जरूरी है अमानवीय श्रमिकों का जीवित रहना। वे चिंगारी है, जब तक वे जिंदा है, रिबेलियन की आग बुझ नहीं सकती। झंग यी और उसके साथियों ने उन्हें उन 4 सरदारों और सांकी टेम्पल के चुंगल से बचाया। ये सबसे बड़ा भरोसे का प्रमाण था। अध्याय 1327, स्नो माउंटेन कॉन्डोर का सामना। स्नो माउंटेन कॉन्डोर वापस लौट आया था। वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ कैंप में दाखिल हुआ। उसके होंठों के कोनों पर अभी भी ताजा खून लगा था। उसे इस हालत में देखकर आसपास के सभी लोग घबरा गए, क्योंकि स्नो माउंटेन कॉन्डोर ही विद्रोहियों के अस्तित्व की रीढ़ था। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो पूरा रेजिस्टेंस ध्वस्त हो सकता था। बैम और झूमा तुरंत उसके पास पहुंचे। भाई लुओ झुओ, क्या आप ठीक है? स्नो माउंटेन कॉन्डोर यानी लुओ झुओ ने अपना सीना थामा और नकाब के नीचे से मुस्कुराया। हिस, बहुत जबरदस्त, जैसा उम्मीद की गई थी। संगजिया टेम्पल का स्वामी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने हल्का हंसते हुए कहा, सौभाग्य से मैं जल्दी भाग गया, वरना जिंदा नहीं बचता। हाँ। बैम और झुमा के चेहरे गंभीर थे। क्या उसने सचमुच तुम्हें मारने की कोशिश की? लुओ झुओ ने सिर हिलाया। नहीं, अगर वो वाकई मुझे मारना चाहता तो मैं यहां नहीं होता। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बौद्ध धर्म के लिए समर्पित की हो, वो शायद एक चींटी को भी ना मारे। मुझे तो बिल्कुल नहीं। बैम और झुमा ने राहत की सांस ली। अंडरटेकर की सोच को लेकर झुमा ने ठंडी सांस ली। वो जो चींटी पर पैर रखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो 4 सरदार परिवारों को खुलेआम अत्याचार करते देख सकता है। ऐसा कौन सा अंडरटेकर है? मैं तो सोचती हूं, पिछले अंडरटेकर ने इसे उत्तराधिकारी कैसे बना दिया। बैम ने भौहें सिकोड़ी और झुमा को टोका। झुमा, ये सब कहना बंद करो। हर अंडरटेकर पिछले अंडरटेकर का पुनर्जन्म माना जाता है। शायद उसके अपने कॉन्स्ट्रेंट है, शायद उसे देजी ने बरसों तक गुमराह किया। मुझे लगता है वो एक दिन जरूर जागेगा। झूमा ने नाक सिकोड़ी। तब तक अगर वो रोज गीदड़ों के साथ घूमता रहेगा तो कहीं खुद भी भेड़िया ना बन जाए। लुओ झुओ ने माहौल हल्का करते हुए कहा,
ठीक है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। कुछ दिन आराम कर लूंगा। वैसे मैंने अब तक हमारे मेहमानों का स्वागत भी नहीं किया। लाइंग वायु और म्यू यान आगे आए और लुओ झुओ से मिले। उसके चेहरे पर काला मास्क था, जिससे वो रहस्यमय लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज शांत और कोमल थी। हर कोई उसके चेहरे का सच देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन कोई उसकी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था। दोनों ने उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। लुओ झुओ ने झुककर ईमानदारी से धन्यवाद दिया। डियर विदेशी मित्रों, आपकी छुपी हुई मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप न होते तो रेस्क्यू मिशन इतना स्मूथ नहीं होता। लाइंग वायु ने हल्के से हाथ उठाया। इट्स ओके, आखिर हमें भी कुछ एक्सचेंज में चाहिए। लुओ झुओ मुस्कुराया। वादा है, मैं आपके बॉस से मिलूंगा, लेकिन मुझे लगता है यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। झूमा ने तुरंत उसके उपचार के लिए एक हीलर बुलाया। इसी दौरान झंग यी ने लाइंग वायु से प्राप्त लोकेशन के आधार पर वहां पहुंचना शुरू किया। जैसे ही वो पहाड़ी इलाके में पहुंचा, लुओ झुओ ने अपने ईगल स्काउट्स के जरिए उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया। वो बाहर निकल आया, पूरी तरह से तैयार, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहा हो। झंग यी अचानक हवा में से प्रकट हुआ। लुओ झुओ थोड़े हैरान हुआ। स्पेस टाइप एबिलिटी? झंग यी ने सामने खड़े नकाबपोश स्नो माउंटेन कॉन्डोर की ओर देखा और सीधा पूछा, क्या आप ही स्नो माउंटेन कॉन्डोर हैं? लुओ झुओ ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कराया। हां, मैं ही हूं। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं पता आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। लाइंग वायु और बाकी लोग पास ही खड़े थे, लेकिन चुप। बॉस लेवल कॉन्वर्सेशन में दखल नहीं देना चाहिए। झंग यी ने धीमे स्वर में कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। झंग यी ने कहा, मुझे शांति पसंद है। उसके आसपास कई रेजिस्टेंस फाइटर्स मौजूद थे, जो उसे उत्सुकता से देख रहे थे, जिससे वो थोड़ा असहज हो गया। लुओ झुओ ने विनम्रता से उसे अंदर शिविर में आमंत्रित किया। कैंप का इंटीरियर थोड़ा अंधेरा और सीलन भरा था। दिन होते हुए भी रोशनी बहुत कम थी, और झंग यी को सब साफ देखने के लिए अपना नाइट विजन गॉगल्स एक्टिवेट करना पड़ा। कुछ ही देर में वे कमांड रूम में पहुंचे। ये एक छोटा सा कमरा था, जिसमें बीच में एक सिंपल टेबल और कुछ कुर्सियां थी। दीवार पर साउथ वेस्ट रीजन का एक डिटेल्ड नक्शा टंगा था, जिस पर स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को अलग अलग लेबल किया गया था। झंग यी ने ध्यान दिया कि चारों सरदार परिवारों के क्षेत्रों को चमकते लाल एक्स से मार्क किया गया था। लुओ झुओ ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां की सुविधा सीमित है, कृपया निराश न हो। बैठिए। झंग यी बैठ गया। दरवाजा बंद था और कमरे में सिर्फ वही दो लोग थे। लाइंग वायु और बाकी लोग बाहर पहरा दे रहे थे, ताकि कोई इंटरप्शन न हो। अब आप अपने आने का उद्देश्य बता सकते हैं? लुओ झुओ ने शांति से पूछा। मैं मानता हूं कि आप नोबल व्यक्ति हैं, लेकिन संगजिया टेम्पल और चारों सरदार परिवारों को नाराज करना, वो सिर्फ दया से तो नहीं किया जा सकता। झंग यी को समझ में आया कि लुओ झुओ ज्यादा बड़ा नहीं है, शायद उससे कुछ छोटा ही होगा, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी आवाज में उत्साह और हर स्थिति को आशा के साथ देखने की उसकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली थी। ऐसा इंसान जिसने कठिन हालातों के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी। झंग यी ने टेबल पर धीरे से उंगलियां बजाईं और पूछा, तुम झंग वायु के हाथ से बचकर निकल आए। ये कोई मामूली बात नहीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लुओ झुओ कुछ कहने ही वाला था कि झंग यी ने उसे रोक दिया। आप कह सकते हैं कि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना। आखिरकार हम आपकी मदद कर रहे हैं, पूरी साउथ वेस्ट रीजन के खिलाफ जाकर। झंग यी की नजरों का सामना करते हुए लुओ झुओ थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कराया। हां, मैं उसे जानता हूं, और हम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं। झंग यी ने सिर हिलाया। फिर तो सब समझ में आता है। अगर वो तुम्हें नहीं पहचानता होता, तो चाहे वो तुम्हें न मारता, पकड़ के इंटेरोगेट जरूर करता।
वो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देता। अब सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई थी। झंग यी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। चूंकि हम परिचित हैं, तो बातचीत आसान होगी। अब मैं तुमसे, जो रेजिस्टेंस के नेता हो, ये जानना चाहता हूं कि साउथ वेस्ट की असली स्थिति क्या है। लुओ झुओ ने मुस्कुराकर कहा, तो यही जानना है? ठीक है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताता हूं। वो बोलते वक्त जब मुस्कुराया तो उसके दांत बर्फ की तरह सफेद और साफ थे। उसके हाव भाव रिफाइंड थे, जिससे साफ पता चलता था कि वो किसी मामूली बैकग्राउंड से नहीं था। लुओ झुओ को बोलना पसंद था। उसने झंग यी को वॉर के बाद साउथ वेस्ट की हालत के बारे में डिटेल में बताया। उनमें से कई बातें वही थी जो पहले झंग यी ने पाजी जैसिंग से सुनी थी, जैसे कि सीवियर कोल्ड, लार्ज स्केल पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन, लाइफ स्टॉक और स्पीशीज का मर जाना। लेकिन जल्द ही कुछ विरोधाभास सामने आने लगे। अध्याय 1328। भाई। पाजी जैसेंग के अनुसार बर्फीले पठार को बचाने के लिए चारों सरदार परिवारों ने शेल्टर बनवाने, लोगों को एकत्र करने और भोजन व जरूरी सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन लुओ झुओ के अनुसार सर्वनाश की शुरुआत में ही चारों प्रमुख सरदार परिवारों ने अपने लोकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपनी प्राइवेट आर्मीज बना ली थी। साउथ वेस्ट रीजन के ये चारों महान सरदार हर लोकल अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो या धार्मिक। जल्द ही उन्होंने सैन्य और राजनीतिक ताकत अपने हाथों में ले ली। फिर सुविधाजनक प्रबंधन के नाम पर हर घर से सामान इकट्ठा किया जाने लगा। बिजनेस, फैक्ट्रीज और यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी रिसोर्सेज सेंट्रलाइज किए गए। जो लोग स्वेच्छा से नहीं दे सके, उन्हें सरदारों और मंदिर के भिक्षुओं का दास बना दिया गया। जब लुओ झुओ ने ये सब कहा, तो उसके चेहरे पर गहरी नफरत और दांत पीसती हुई आवाज थी। उन्होंने कहा कि ये सब कम्युनिटी के भले के लिए है, कि हमें सिर्फ अपने परिवारों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिर में जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने लूटा, वो आज भी लक्जरी में जी रहे हैं। झंग यी चुपचाप सुनता रहा। ये सब बातें उसके लिए नई नहीं थी। उसके इलाके में भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। झंग वायु के बारे में क्या? झंग यी ने पूछा। क्या उसने सब कुछ होने दिया, या फिर वो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है? अंत्येष्टि संचालक की ताकत झंग यी के लिए सबसे बड़ा रहस्य थी। लुओ झुओ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर वो हल्के से हंसा, लेकिन वो हंसी उपहास नहीं, बल्कि बेपसी से भरी थी। वो बस एक आदर्शवादी मूर्ख है। झंग यी ने तुरंत पूछा, कैसे? डिटेल्स दो। लुओ झुओ ने झंग यी को घूरा, फिर गंभीरता से कहा, तुम सबसे ज्यादा जिसे जानना चाहते हो, वो असल में वही है ना? उस रात तुम तीनों में से झंग वायु कौन था? झंग यी मुस्कराया, फिर बोले, मैं ही था। उसने लुओ झुओ को ध्यान से देखा और कहा, उस रात तुम दोनों एक साथ खड़े थे, एक दूसरे से हॉस्टाइल, फिर भी साइड बाय साइड लड़ रहे थे। तभी मैंने समझ लिया था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और कुछ न कुछ खास रिश्ता है। टेल मी। लुओ झुओ। झंग यी की आंखों में चमक थी। तुम झंग वायु द्वारा प्रशिक्षित हो, है ना? तथाकथित रेजिस्टेंस फोर्स असल में उसकी ही बनाई हुई एक फ्रंट है, ताकि वो चार सरदारों को गिरा सके और खुद पूरे साउथ वेस्ट रीजन पर राज कर सके। लुओ झुओ ने झंग यी को थोड़ी देर देखा, चौंका हुआ, लेकिन चुप। झंग यी ने आगे कहा, सब कहते हैं झंग वायु एक प्योर कमल जैसा है, जो 10 साल से बौद्ध धर्म में लगा है और उसकी प्रतिष्ठा निर्विवाद है। लेकिन यदि अपकलिप्स के बाद वो एक एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट न बनता, तो उसे कोई ताकत नहीं मिलती। मुझे लगता है अब उसे अपने आइडियलिज्म से थकावट हो रही है, इसलिए उसने तुम्हें भेजा, रेजिस्टेंस को खड़ा करने, केओस पैदा करने और खुद को दक्षिण पश्चिम का राजा बनाने के लिए। झंग यी की हर बात के दौरान उसकी नजरें लुओ झुओ के चेहरे से हटी नहीं। वो उसकी सटल प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। लुओ झुओ ने हंसते हुए पूछा,
अगर मैं सच में झंग वायु का आदमी होता तो हम दोनों मिलकर ओपन वॉर में सब कुछ हथिया लेते। फिर मैं ये सारा मुश्किल काम क्यों करता? झंग यी ने धीरे से कहा। झंग वायु की शक्ति उसकी अपनी नहीं है, वो तांत्रिक बौद्ध दीक्षा के कारण है। मुझे लगता है उसकी शक्ति की कोई सीमा जरूर है, और फिर वो अपनी पवित्र इमेज को भी तो नहीं खोना चाहता। ये पॉसिबल है कि झंग यी ने ये कंक्लूजन खुद गढ़ा हो, लेकिन सच्चाई से वो बहुत दूर नहीं था। ऐसा कहने का उद्देश्य लुओ झुओ की परीक्षा लेना था और ये जानना कि वह कितना कुछ सच में साझा करेगा। लेकिन जब उसने झंग यी की बात सुनी तो वो हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे तुम्हारी कल्पना शक्ति की दाद देनी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुमने जो कहा वो सच से कोसों दूर है। हां, मैं झंग वायु को जानता हूं। उसका चेहरा अब गंभीर था। लेकिन हम दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। लुओ झुओ ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। तूसी व्यवस्था हजारों वर्षों से इस स्नोई प्लेटों पर है। हाल के वर्षों में भले ही आउटवर्ड रूप से ये व्यवस्था टूट गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एलीट्स अब भी मौजूद है, बस उनका नाम बदल गया है। और इन एलीट्स को जीवित रखने वाला है तंत्र ऑर्डर, बल्कि यूं कहें कि जोंगजोंग ऑर्डर खुद इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। तांत्रिक बुद्धिस्ट नियमों के अनुसार धर्म के अनुयायी सेक्युलर दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करते। झंग वायु भी एक ऐसा ही आदर्शवादी है जो बस स्क्रिप्चर्स में जीता है। उसका सपना है धीरे धीरे इस व्यवस्था को बदलना, मगर वो कभी तूसी राज को उखाड़ फेंकना नहीं चाहेगा। लुओ झुओ की मुट्ठियां कस गई, उसकी आंखों में आग थी। लेकिन मैं जानता हूं ये सड़ीगली दुनिया अब बचने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस आर्मी बनाई ताकि पूरी व्यवस्था जड़ से बदली जा सके। झंग यी कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, तो फिर झंग वायु ने तुम्हें कभी मारा क्यों नहीं, या पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? लुओ झुओ मुस्कराया। क्या तुम सच में जवाब जानना चाहते हो? झंग यी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। झंग यी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उसके सामने वही चेहरा था, झंग वायु का चेहरा। तुम कौन हो? झंग यी ने तुरंत सतर्क मुद्रा में खुद को संभाल लिया। चिंता मत करो, लुओ झुओ ने शांत स्वर में कहा। मैं वो नहीं हूं, मैं उसका भाई हूं। हम जुड़वा है, वो बड़ा भाई है और मैं छोटा। झंग यी को जैसे सब कुछ समझ आ गया हो। अब सब कुछ साफ है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी एबिलिटीज इतनी ऊंची है, और झंग वायु ने तुम्हें कई बार जाने दिया। लुओ झुओ ने हल्की आह भरी, जैसे कोई भूली हुई याद लौट आई हो। जब हम 8 साल के थे, संग मठ के भिक्षु झंग वायु को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो अब कोई आम बालक नहीं रहा, बल्कि पूरे स्नोई प्लेटों के लिए एक पूजनीय बैरियल मास्टर बन गया है। झंग यी उस पहचाने गए चेहरे को देखते हुए धीरे से फिर बैठ गया। आखिरकार भाई तो हो। क्या बातचीत करना इतना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, लुओ झुओ ने सिर झुका दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो स्क्रिप्चर्स में डूबा हुआ एक आइडियलिस्ट है। उसने शायद ही कभी संगजिया टेम्पल के बाहर की दुनिया देखी हो। उसके पास ताकत है, लेकिन वो दुनिया के दुखों से अनजान है। टेम्पल और सरदारों ने उसकी आंखें और कान बंद कर दिए हैं। जो वो देखता है वो केवल इल्यूजन है, और इसलिए लुओ झुओ की आंखें चमक उठीं। मेरे प्रिय भाई, आज साउथ वेस्ट को आजाद करने की मेरी राह का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अध्याय 1329, ब्रिटानिया। लुओ झुओ का वर्णन सुनने के बाद झंग यी ने अपनी नजरें झुका ली और कुछ देर तक सोचता रहा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम और वो अब दुश्मन हो? झंग यी ने पूछा। लुओ झुओ थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर मैं स्नोई प्लेटों पर असली शांति और समानता लाना चाहता हूं, तो वो मेरी सबसे बड़ी बाधा है। झंग यी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर तुम उसे दुश्मन मानते हो, तो फिर उस रात उसकी मदद क्यों की?
किसी इंसान का मूल्यांकन उसके शब्दों से नहीं, उसके एक्शन से किया जाता है। लुओ झुओ ने जवाब दिया, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरा भाई है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। झंग यी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे क्या है, और अगर तुम वहां जाओगे तो वो जरूर तुम्हारा मुकाबला करेगा। और जब वो पास होगा, तुम्हारे लिए उस चीज को पाना बहुत मुश्किल होगा। लुओ झुओ ने झंग यी की ओर गहरी नजर से देखा, फिर खुद भी मुस्कराया। ये रेयरली होता है कि वो पास में हो। झंग यी ने आगे कहा, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मौका भी है। तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मानो या न मानो, झंग यी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, एक बार स्नो माउंटेन के नीचे की कहानी खत्म हो जाए, तुम्हारे रेजिस्टेंस फोर्स के अच्छे दिन भी खत्म हो जाएंगे। साउथ वेस्ट रीजन में अभी जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, वो इसलिए है क्योंकि जंगजी और देजी की सारी अटेंशन अभी ग्रेट स्नो माउंटेन पर है। एक बार जब वहां की कहानी खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए ये चारों पावर्स एक हो जाएंगी, और शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। लुओ झुओ ने सीधा पूछा, तो तुम चाहते हो कि हम मिलकर ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे वाले खजाने के लिए कोऑपरेशन करें? झंग यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, लेकिन आखिरकार तुम भी एक इप्सिलॉन हो। अगर हम साथ आए तो तुम्हारे भाई को हराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर यह है, तुम उसके भाई हो। झंग वायु ने तुम्हें कई बार जाने दिया है, अगर तुम मेरे साथ होगे तो वो हेजिटेट करेगा, और यही हेजिटेशन हमारी जीत का मौका बन सकता है। अपने कॉमरेड्स के बारे में सोचो। झंग यी ने बाहर कैंप की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर बर्फ में चूहे बनकर रहें? तुम्हारे भाई की तरह सॉफ्ट हार्टेड मत बनो। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें डिसाइसिव बनना होगा। झंग यी की आंखें सीधी लुओ झुओ की आंखों में थी। अब लुओ झुओ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी एक्सप्रेशन बेहद गंभीर थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करूं, उसने गहरी आवाज में कहा, तो पहले मुझे बताओ, तुम हो कौन? मैं किसी ऐसे के साथ डील नहीं कर सकता जिसकी बैकग्राउंड ही अननोन हो। झंग यी धीरे से कुर्सी की पीठ पर टिक गया। अपनी बाहें छाती पर मोड़ते हुए कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, मैं जियांगनन डिस्ट्रिक्ट से हूं, कोड नेम केओस। झंग यी ने अंततः लुओ झुओ को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। आगे का मिशन इतना आसान नहीं है, उसे एलाइज की जरूरत है, और लुओ झुओ एक इप्सिलॉन म्यूटेंट और झंग वायु का भाई कई ऐसी जानकारियां जानता है जो बेहद क्रिटिकल होंगी। लुओ झुओ कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर आश्चर्य से बोला, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। क्या मतलब? जियांगनन रीजन की सारी पावर इसमें शामिल है? झंग यी ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ मैं ही आया हूं। इसका जियांगनन से कोई लेना देना नहीं है। तो अ लोन वुल्फ? लुओ झुओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, उसने गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ, क्या ऑफर है? झंग यी ने सीधे कहा, अगर तुम कोऑपरेट करते हो तो मैं तुम्हें स्नोई प्लेटो में टिकने में मदद करूंगा, साथ ही भरपूर सप्लाईज भी दूंगा, और ये सब तुम्हें अभी चाहिए ही चाहिए। अध्याय 1329, ब्रिटानिया। यदि तुम कोऑपरेशन नहीं करना चाहते तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। झंग यी ने कहा, मैं अब तुम्हारे मामलों में इंटरफियर नहीं करूंगा। अब मैं पूज फैमिली द्वारा नियुक्त एक मर्सनरी हूं। अगर तुम्हारा पूज फैमिली से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैं उसमें दखल दे सकता हूं। झंग यी ने स्टेक्स साफ साफ रख दिए ताकि लुओ झुओ को समझ आ जाए कि उसके पास अलायंस करने के अलावा और कोई वायबल रास्ता नहीं है। लुओ झुओ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, लगता है मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। और फिर तुम हुएक्सू देश से हो, एक बाहरी आदमी, तो अगर मैं कुछ करता हूं तो वो लोकल बिट्रेल नहीं मानी जाएगी। झंग यी को उसकी बातों में कुछ और लगा। रुको जरा, अभी तुमने कहा हुएक्सू देश से आए विदेशी, क्या तुम और विदेशी देशों से भी कांटेक्ट में आए हो? लुओ झुओ ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा,
तुमने उस रात सब कुछ देखा ही था, है ना? झंग यी की निगाह तेज हो गई। वो लोग कौन थे? लुओ झुओ ने कहा। उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह क्लियर नहीं है। मेरे पास फॉरेन नेशंस की इंटेल बहुत लिमिटेड है, लेकिन उन्होंने खुद को एक कंट्री बताया था। एक बैच आया था भारत से और दूसरा ब्रिटानिया से। झंग यी का चेहरा कुछ क्षण के लिए खाली हो गया। क्या कहा तुमने? ब्रिटानिया? उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो देश होगा, क्योंकि ब्रिटानिया और साउथ वेस्ट रीजन के बीच 18,000 मील का फासला है, पूरे एक कॉन्टिनेंट की दूरी। वे यहां कैसे पहुंचे? झंग यी ने उस नेशन की बैकग्राउंड को याद किया। 2 शताब्दियों पहले ब्रिटानिया वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड, द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स। उनकी कॉलोनीज पूरे ग्लोब में फैली थी और पूरा भारत उनका कॉलोनी था। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में वर्ल्ड भर की एंशिएंट हेरिटेज आइटम्स रखी है। क्या यह पॉसिबल है कि उस एरा में जो रेलिक्स उन्होंने लिए थे, उनमें ग्रेट स्नो माउंटेन से जुड़ी कोई जानकारी हो? झंग यी अब केवल अनुमान ही लगा सकता था। लुओ झुओ ने कहा, मैंने उनके साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया था। उस रात मुझे लगा तुम भी उन्हीं जैसे हो, इसलिए तुमने ज़ैंग वायु के साथ मिलकर अटैक किया। झंग यी ने सिर हिलाया। तुम्हारा सोचना लॉजिकल था, लेकिन अब हमारा मेन राइवल ज़ैंग वायु है और भारत और ब्रिटानिया के एलियंस हमारे असली एनिमीज हैं। अब इस बैटलफील्ड में 5 मेजर पावर्स हो चुकी हैं और उनके रिलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स है। झंग यी का सिर घूम गया। उसने यांग जिंगसन को साथ नहीं लाया था, इसलिए अब वो इस डिप्लोमैटिक टेंशन से थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था। मैं बाद में इन डायनामिक्स को एनालाइज कर लूंगा, झंग यी ने कहा। अभी मैं बस ये जानना चाहता हूं, ज़ैंग फू की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? झंग यी ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, अगर मेरे पास कोई सीक्रेट इंटेल आई तो मैं उसे भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। हालांकि डेवलपमेंट्स फास्ट पेस थे, झंग यी की मदद जेन्युइन थी और रेजिस्टेंस को फिलहाल आउटर वर्ल्ड सपोर्ट की बेहद जरूरत थी। लुओ झुओ ने कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी सप्लाईज चाहिए होंगी। यह रिक्वेस्ट एक तरह से लुओ झुओ का झंग यी की सिंसेरिटी को टेस्ट करना था। साथ ही ये एक तरीका भी था थोड़ा टाइम गेन करने का। झंग यी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दैट्स इजी। उसने चारों ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास यहां कोई लार्ज स्पेस है? लुओ झुओ की आंखों में हल्की सस्पिशन झलकी। अध्याय 1330 तानाशाह, चलो दोस्त बने। लुओ झुओ को पहले समझ नहीं आया कि झंग यी क्या करने वाला है। झंग यी ने बहुत कामली कहा कि वो उन्हें सप्लाईज देगा। लुओ झुओ ने झंग यी को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ज्यादा सामान नहीं है। उसे याद आया कि जब म्यू यान और लाइंग वायु आए थे, तब झंग यी ने उन्हें भी बहुत कुछ दिया था। तुम्हारे पास जितना भी सामान है यही छोड़ दो, उसने हंसते हुए कहा। उसे लगा झंग यी बस बात को बड़ा बना रहा है। झंग यी ने उसे एक अजीब नजर से देखा। ओह, क्या तुम शो हो? लुओ झुओ ने सिर हिलाया। हां, मुझे यकीन है। ठीक है तब। अगले ही पल झंग यी के सामने एक डायमेंशनल गेट खुला और फिर एक ज्वार जैसी वेव में सप्लाईज बाहर बहने लगी। लुओ झुओ एक पल के लिए स्टन रह गया। अगले ही सेकंड वो रसद के उस तूफान से कॉर्नर में जा गिरा। झंग यी ने फौरन पीछे हटते हुए खुद को बचाया। लुओ झुओ धीरे धीरे सप्लाई के ढेर से बाहर निकला और पूरे रूम में फैली चीजों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चॉकलेट ब्रेड, एग योक पाई, इंस्टेंट नूडल्स और ये उबला हुआ अंडा है। हे भगवान! वो इतना शॉक था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हर आइटम को छू छू कर देखा। आज ये नॉर्मल सुपरमार्केट आइटम्स कभी के लक्जरी फूड बन चुके हैं, इतने महंगे कि आम लोग केवल सपना देख सकते हैं। सिर्फ एलीट लोग ही इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। झंग यी ने सामने खड़े उस युवक को देखा जो इस समय रेजिस्टेंस का नेता था, पर अब बिल्कुल एक एक्साइटेड बच्चे की तरह लग रहा था। झंग यी खुद को हंसी से नहीं रोक पाया।
आखिरकार तुम अभी भी एक सेमी अडल्ट हो, उसने सोचा। झंगी ने चारों ओर कैजुअली नजर डालते हुए कहा, आह, ये जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन चूंकि तुमने कहा यही रख दो तो रख देता हूं। लुओ झुओ को होश आया और वो झट झंग यी के पैरों में जा गिरा। तानाशाह, चलो दोस्त बन जाते हैं। झंग यी चौंक गया। व्हाट द हेल, तुम रेजिस्टेंस आर्मी के लीडर हो, स्नो माउंटेन कॉन्डोर। सीरियसली? लुओ झुओ ने हंसी के साथ झंग यी की जांघ पकड़ ली। क्या स्नो माउंटेन कॉन्डोर? वो नाम बस डराने के लिए है। मित्र, हमारे पास कुछ नहीं है। ये चीजें सच में जरूरी है। और दो प्लीज। झंग यी जानता था, अगर वो वाकई अलायंस करना चाहता है तो उसे ट्रस्ट जीतना होगा। सिर्फ थोड़ी सी सप्लाई काफी नहीं थी। उसने कहा, पहले खड़े हो जाओ। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा। जब तक तुम कोऑपरेशन करोगे, फ्यूचर में और भी सप्लाई आएंगी। लुओ झुओ खड़ा हुआ और लंबी सांस लेकर बोला, जियांगनन जैसी लाइफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। वहां लोग भूखे नहीं मरते, हर किसी के पास खाना होता है। वहां सबके पास डिग्निटी है। उसकी आंखों में जेलसी और रिस्पेक्ट दोनों थे। झंग यी ने कुछ सोचा और बोला, मेरे लिए एक बड़ा घर ढूंढो। लुओ झुओ ने खुशी खुशी झंग यी को खींच लिया और एक बड़ी केव में ले गया, जो अक्सर मीटिंग्स के लिए यूज होती थी। झंग यी ने बहुत सिकोड़ कर कहा, तुम लोग तो बड़े रस्टिक निकले। लेकिन फिर भी उसने एक और डायमेंशनल डोर खोला और लुओ झुओ को एक नया बैच दे दिया, डजन्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स का सामान। ये अब भी उसके मेन स्टॉक का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। असल में जियांगनन रीजन का ब्लिजर्ड सिटी अब फुली ऑपरेशनल था। वहां डेली फूड प्रोडक्शन फिर से शुरू हो चुका था। वैरायटीज कम थी, लेकिन सप्लाई स्टेबल। झंग यी इंस्टेंटली पहचान गया उस आदमी को जो सबसे आगे चल रहा था। वो था पुर्ज परिवार का शेफ, पुर्ज लुओडन। उसके बाल अब भी परफेक्टली ट्रिम थे, जैसे हाल ही में तेल लगाकर स्टाइल किए गए हों। एक भी बाल इधर उधर नहीं था। झंग यी ने मन ही मन कहा, यह शुरू होने वाला है। किसी भी शक के बिना नेक्स्ट स्टेप होगा रिबेल प्रिजनर्स की एग्जीक्यूशन। पर जो व्यक्ति सामने आया वो एक शेफ था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। झू केयर ने अनजाने में झंग यी का आर्म कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, ये जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्या ये इन लोगों को खाने के लिए? वो वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसकी आवाज खुद डर में डूब चुकी थी। अब तक सबको क्लैरिटी मिल चुकी थी कि चौक के बीच रखे हुए बड़े वुडन बैरल और मैसिव कॉल्ड्रन का एक्चुअल यूज क्या है। गल्प। यांग एक्साई ने अपनी लार निगली। उसे सा महसूस हुआ। झंग यी, क्या हम प्लीज यहां से चले? पहले तो हमने सिर्फ सुना था कि पुर्ज परिवार इंसानों को भेड़ों जैसा ट्रीट करता है, पर वो तो बस एक डिस्टेंट मेमोरी थी। अब हमें उन्हें लाइव इंसानों को कुक करते देखना होगा। ये देख पाना सच में कठिन था। झंग यी ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अगर देखना नहीं है तो आंखें बंद कर लो और आवाज इग्नोर कर दो। लेकिन अगर हम अभी उठकर चले गए तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। वो यांग एक्साई से नाराज नहीं था, लेकिन पूरे सीन की ग्रिम रियलिटी ने उसके मन को भारी कर दिया था। खासतौर पर जब उसने नीचे मौजूद डेवोटीज को देखा। जब उन्हें पता चला कि इन रिबेल्स को बुचर किया जाएगा, उनके चेहरों पर लालच झलकने लगा। कई तो अपने बाउल्स तक उठा चुके थे। उसी पल झंग यी को समझ में आया कि आखिर क्यों पाजी जैसेंग और बाकी लोग इस तरह की चीजों के आदी हैं। शायद आज के स्नोई प्लेटो में ये सब एक नॉर्मल ट्रेडिशन बन चुका है। पाजी जैसिंग ने भी पूरी अर्नेस्टनेस के साथ झंग यी को समझाया, इस रिचुअल को आकाश दफन कहा जाता है और इसे केवल एक प्रोफेशनल स्काई बैरियल मास्टर ही परफॉर्म कर सकता है। स्काई बैरियल की प्रोसेस में शव के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चीलों को फीड किया जाता है। हमारे बिलीफ में ईगल्स को देवताओं के दूत माना जाता है, जो आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस दरअसल एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है। झंग यी ने चारों ओर देखा,
लेकिन उसे एक भी ईगल दिखाई नहीं दी। अब समझ में आया, आजकल के स्नोई प्लेटो में तो जानवर भी इंसानों के पास नहीं आते होंगे। दे फियर बिकमिंग फूड। मोस्ट ऑफ द ईगल्स probably couldn't even survive the harsh cold, और शायद वो बहुत पहले ही मर चुके थे। तो जैब ईगल नहीं है, तो क्या उसकी जगह कोई सर्वेंट यूज किया जाएगा? झंग यी ने कोल्ड सार्केज्म के साथ पूछा। पाजी जैसेंग हंसते हुए बोला, मृत्यु के बाद जब ये तांत्रिक बिलीवर्स के पेट में जाते हैं तो वही तो प्यूरिफिकेशन है। इस मेथड का एक और ट्विस्टेड लॉजिक था। बाय कंज्यूमिंग द रिबेल्स फ्लेश एंड ब्लड, ये बिलीवर्स न सिर्फ स्पिरिचुअली क्लेंज होते हैं, बल्कि उनके अंदर रिबेल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक नेचुरल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ऑर्गेनाइजर ल्यूऑर्डन अब सेंटर में सेटअप कंप्लीट कर चुका था। स्काई बैरियल के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और स्पेशल कटिंग टूल्स तैयार किए गए थे। पूरे टूलकिट में शामिल थे नाइव्स फॉर कार्विंग, स्किनिंग एंड बोन एक्सट्रैक्शन। स्काई बैरियल शुरू करने से पहले रिचुअलिस्टिकली देवताओं और बुद्धा से प्रार्थना करनी पड़ती है, ताकि मरने वेल की आत्मा शुद्ध हो जाए और पवित्र स्वर्ग में प्रवेश कर सके। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। देयर इज नो कट इन दी स्टोरी। एंजॉय। थैंक्स।